हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रामानुजन ए ग्रेट मैथमेटिशियन में। पिछली क्लास में हमने गोले से संबंधित अध्ययन किया, गोले की समीकरणों के बारे में अध्ययन किया। तो गोले का केंद्रीय रूप में समीकरण जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ ए बी सी गोले की केंद्र तथा आर त्रिज्या थी। इसी प्रकार सरलतम रूप में जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी गोले की स्फीयर की वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ केंद्र 0,0,0 तथा त्रिज्या आर थी। इसी प्रकार व्यापक रूप में गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ गोले का केंद्र माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू तथा त्रिज्या रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होती है। अब हम गोले से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम एग्जांपल लेते हैं हम उससे संबंधित कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो ये बिंदु दे रखे हैं उसने, तो इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन तो माना व्यापक रूप में गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये समीकरण एक चूंकि दिया है कि यह बिंदुओं 0,0,0 a, 0,0,0 0,b, 0,0,c से गुजरता है। अतः जब ये इन बिंदुओं से गुजरता है तो इन्हें संतुष्ट करेगा। तो हम इसे बारी बारी से एक एक बिंदु रखते हैं। तो जब हम 0,0 रखेंगे तो ये 0,0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट डी इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु ये a0 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2ua प्लस 0 डी का मान यहाँ से 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 2ua इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इम्प्लाई दैट 2u इक्वल टू माइनस a। यहाँ 2u है तो 2u का मान डायरेक्ट रख देंगे। अब इसी प्रकार जब तीसरा पॉइंट 0,b, 0 तो 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2bb प्लस 0 प्लस डी 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 2vb इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाई दैट 2b इक्वल टू माइनस बी। या गया तथा 0 चौथा पॉइंट रखेंगे तो c स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2wc प्लस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 2wc इक्वल टू माइनस c स्क्वायर इम्प्लाई दैट 2w इक्वल टू माइनस c। तो ये हमारे पास 2w का माना गया, 2v का माना गया, 2u का माना गया और d का माना गया। इसमें यही राशियां ज्ञात थी। तो हम 2u 2v 2w एंड d के मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर गोले का अभिष्ट समीकरण तो अभिष्ट समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ये अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। ये समीकरण हमारे पास हर जगह काम आएगा क्योंकि वह लगभग ज्यादातर में ये चारों बिंदु देता है और इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण हमें उस क्वेश्चन में काम लेना पड़ता है। तो ये समीकरण आपको याद रखना है और ये बिंदु के भाई ये इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण है। इसका चित्र इस प्रकार बना सकते हैं कि ये कोई ax y और z है, ये यहाँ से गुजरता है और इन अक्षों को ABC पर काटता है। ये 2D में इसलिए वृत्त दिख रहा है और यहाँ मूल बिंदु इसका केंद्र लग रहा है, पर ये केंद्र नहीं है। दरअसल ये इस पर होकर गुजर रहा है। तो ये इस प्रकार इसका चित्र बनेगा a, 0,0 0,b, 0। तो ये हो जाएगा
इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल होगा ये। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होने वाला है हमारे पास, जैसे उसने दे रखा है कि, अब उस दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर circumscribing the tetrahedron whose bases are। उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके फलकों के समीकरण निम्न हैं। तो उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके फलकों के समीकरण निम्न हैं। तो उसने फलकों के समीकरण दे रखा है। जैसे कि हम अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो देखते हैं, जैसे उसने दिए गए समतल, पहले समतल लिख लेते हैं, फिर इसका चित्र बना के समझेंगे इसको। तो y/b प्लस z/c इक्वल टू 0। फर्स्ट z/c प्लस x/a इक्वल टू 0। सेकेंड x/a प्लस y/b इक्वल टू 0। थर्ड, और इसी प्रकार x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। फोर्थ, अब ये तो हो गया। अब देखते हैं ये कैसे होगा। ये कोई त्रिभुज, ये x, ये y और ये z एक्सिस। तो उसने कहा है कि एक चतुष्फलक है। तो चतुष्फलक जैसे हम बना लेते हैं कि ये कोई चतुष्फलक है, ये चतुष्फलक है। चतुष्फलक कैसा भी हो सकता है, ये 3D में है, ठीक है, 3D में है। ये भी चारों तरफ होगा, जैसे कि हमारी बुक होती है तो उस टाइप से ये है, त्रिविमीय है। तो ये उसने दे रखा है कि इसके समीकरण है, जैसे फर्स्ट समीकरण ये, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इस प्रकार ये चारों समीकरण कहीं या ये इसको प्रदर्शित कर दे, इसको कर दे, कोई सी भी मतलब एक समीकरण एक फलक को प्रदर्शित कर रही है। अब वो कर रहा है कि इससे परिगत, इसके द्वारा, गोले के द्वारा परिगत करना है इसको। तो ये उसने कहा है कि उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले, उस चतुष्फलक, ये चतुष्फलक जो उसने दिया है उसको परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो गोले का समीकरण ज्ञात करेंगे हम। तो जो ये बिंदु है, जब दो फलकों का जो कटान बिंदु है, दो फलकों मतलब एक और फलक है इस पर, ये चार फलक बने हुए हैं। तो दो फलकों का कटान बिंदु है, वो गोले पर स्थित है। तो गोले पर स्थित है तो हम इस प्रकार यहाँ ये बिंदु, जैसे हमें चार बिंदु उस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखे, उसी प्रकार हम चार बिंदु यहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो चार बिंदु ज्ञात करते हैं, हमारे पास जो गोले के व्यापक समीकरण में चार अज्ञात राशियां हैं वो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो वो मान प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो यहाँ देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो क्या आएगा, y/b माइनस x/a इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को फिर थर्ड में जोड़ेंगे, जब इसको माइनस करके थर्ड में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y/b माइनस x/a प्लस x/a प्लस y/b। तो x/a से x/a तो कट जाएगा और 2y/b इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो y इक्वल टू 0 आ गया। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा, तो z यहाँ 0, z/c इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू भी 0। इसी प्रकार जब इसका मान z इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखने पर 0/c, तो 0 प्लस x/a इक्वल टू 0, तो x/a इक्वल टू 0, तो x/a इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट क्या आया हमारे पास, 0,0,0 से गुजर रहा है एक। तो समीकरण 2, 1, 2 व 4 से देखते हैं। 1, 2, 4 से, 1, 2 और 4 से। तो हम फर्स्ट सेकंड को जोड़ें। तो फर्स्ट सेकंड को जब जोड़ेंगे तो x y/b प्लस 2z/c प्लस x/a, y/b प्लस 2z/c प्लस x/a। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ 2z/c है, y/b x/a तो कट जाएगा y/b x/a से। पर जो 2z/c है तो 1z/c तो इससे कट जाएगा, पर 1z/c बचेगा। तो z/c बचेगा, उसका मान आएगा, इन दोनों समीकरणों के योग में से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ ये -1 आएगा। तो -1 आएगा तो z इक्वल टू -c आएगा। जब -c इक्वल टू इसमें रखेंगे तो -c रखते हैं, यहाँ -1 बचेगा तो 1 को उधर ले जाएंगे तो +1, तो +1 होते ही y इक्वल टू b आ जाएगा। इसी प्रकार हम जब जब z इक्वल टू -c को इसमें रखेंगे तो z इक्वल टू -c रखते हैं, यहाँ -1 को उधर ले जाएंगे +1, तो x बराबर a आ जाएगा।
तो एक बिंदु हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा ए कोमा बी कोमा माइनस सी। इसी प्रकार समीकरण 1, 3 व 4 को लेते हैं, बारी बारी से समीकरण लेनी है हमें चारों। तो 1, 2, 3 व 4 को लेते हैं, 1, 3 व 4। तो 1 को जोड़ो, 1 को और 3 को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पर हमें 2y/b प्लस z/c x/a। तो z/c x/a तो सीधा कट जाएगा और y 2y/b है और माइनस y/b है, तो माइनस y/b से एक y/b बचेगा और इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। तो -1 के इक्वल होते हैं यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा -b। और यहाँ से जब -b को इसमें रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास -1, तो z इक्वल टू c आएगा यहाँ से, z इक्वल टू c। इसी प्रकार हम जब इसको y इक्वल टू -b को इसमें रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू a आएगा। एम्प्लाई दैट हमारे पास बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा हमारे पास a, -b, c। 3 बिंदु आ गए, एक बिंदु और निकालना है। समीकरण 2, 3 व 4 से, तो 2, 3 व 4 से, 2, 3 व 4 से, तो 2 और 3 को जोड़ो और फिर 4 को उसमें से माइनस कर दो। 2, 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास x/a आएगा, उसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ x/a बचेगा और वो -1 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू आएगा -a। तो -a आ जाएगा। जब इसको समीकरण इसमें रखेंगे तो y इक्वल टू आएगा b, और जब इसमें रखेंगे तो z इक्वल टू आएगा c। तो इस प्रकार हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा -a, b, c। तो ये 4 बिंदु हमें प्राप्त हो गए, 0, 0, a, b, c, a, b, c, -a, b, c। तो अब तो लिख सकते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कि व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होता है। तो व्यापक रूप में गोले का समीकरण x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। तो जब 0, 0 रखेंगे 0, से, तो जब समीकरण 1 में 0, 0 रखेंगे तो d इक्वल टू क्या आएगा, d इक्वल टू 0 आएगा, 0, 0, 0, 0, 0, 0 प्लस d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब a, b, c रखेंगे, दूसरा पॉइंट a, b, c, तो a, b, c जब रखेंगे तो रखते हैं a, b, c। तो a, b, c रखने पर यहाँ a² + b² + c², क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं a प्लस में है तो 2a, 2vb माइनस 2wc, क्योंकि यहाँ c माइनस में था। d का मान 0 है तो 0 रख देते हैं समीकरण। तो इसको नाम दे देते हैं 3 बिंदु a, b, c से। तो इस प्रकार देखते हैं, वापस वही मान रखने हैं, कुछ नहीं करना। 2u - 2v सेम प्रोसेस है, तो c इक्वल टू 0। 4 बिंदु -a, b, c से, तो इस बिंदु से देखेंगे तब भी x² a² + b² प्लस -2ua + 2vb + 2wc = 0। तो समीकरण 5। तो अब समीकरण ये 4 समीकरण ये आ गई। अब यहाँ से 2u, 2v, 2w का मान निकालना है। भी d का तो गया प्राप्त, पर इसका नहीं हुआ। तो समीकरण 3 + 4 करते हैं हम। तो समीकरण 3 + 4 करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2a² + b² + c² = 2ua। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये कट जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का है तो ये कट जाएंगे, तो ये 0 आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, a² + b² + c² + 2ua = 0। अब हमें किसका मान निकालना है, 2u का मान निकालना है। इसको उस साइड में ले जाएंगे तो a² + b² + c² किसमें आएगा, माइनस में, और ये a/, में ले जाएंगे। 2u का मान सीधा समीकरण इसमें रख देंगे। इसी प्रकार जब यहाँ 2u निकाला, वो a का गुणांक था, तो हम इन समीकरणों को बारी बारी से जोड़ के इसी प्रकार जब अभी 3 में 4 जोड़ी, 4 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, तो उस प्रकार हमें 2v का मान प्राप्त हो जाएगा -a² + b² + c²/v। फिर तथा 2w का मान भी इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो c, तो यहाँ से 2w, 2v, 2u का और d का मान, इन चारों का मान उठाकर समीकरण इसमें रख देंगे हम।
समीकरण कौन सी वाली समीकरण है, प्रथम समीकरण में, ये इस समीकरण में। तो इस समीकरण में जैसे ही हम मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, तो देखते हैं हम समीकरण क्या बन रहा है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स, माइनस वहां का आएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी, ये वाई, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस 0 प्लस इक्वल टू 0। तो ये तीनों मान यहाँ जेड आएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सहित ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए, माइनस भी बाहर निकल गया तो वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बचेगा, और डी का मान 0 है इसे, तो ए इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को भाग देते थे, तो भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा, जेड अपॉन टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। यही हमारे पास हमें यही प्राप्त करना था। तो हमारे पास गोले का समीकरण आ गया। पलकों से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सेस इन एबीसी, प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन द स्फीयर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो इसका समीकरण ज्ञात करते हैं हम। तो उसने दे रखा है कि यह अचर त्रिज्या k का मूल बिंदु से गुजरता है। अचर त्रिज्या k का गोला है, वो मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखते हैं हम इसका क्या सिस्टम बैठेगा। तो ये कोई त्रिविम है, उसने दिया है कि ये कोई अचर त्रिज्या का गोला है, अचर त्रिज्या का गोला है जो मूल बिंदु से गुजरता है, 0,0 से गुजरता है। मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ होगा, कोई केंद्र होगा इसका, तो ये मूल बिंदु गुजरता है। तो इसकी त्रिज्या उसने दे रखी है k, अचर है, फिक्स है k। यह निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो उसने दे रखा है कि निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो इसके निर्देशांक तो हम आसानी से बता सकते हैं कि a, 0,0, 0,b,0, 0,0, c। तो इसके निर्देशांक बता दिए हमने। अब हम इसकी बात करते हैं। एबीसी पर काटता है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक। तो वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, अब इन एबीसी को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसका केंद्रक का बिंदुपथ, ये बिंदुपथ होगा, इसका केंद्रक कहीं यहाँ होगा, इसका केंद्रक यहाँ होगा। तो इसका बिंदुपथ ज्ञात करना है भाई, ये किस प्रकार गति करता है त्रिभुज में। अलग अलग इनकी बात करें हम, अलग अलग ये ट्रायंगलों की बात करें तो उनका केंद्रक किस प्रकार त्रिभुज में गति करता है, उसका बिंदुपथ निकालना है हमें। तो वो अब हम लिखते हैं कि व्यापक रूप में गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। तो व्यापक रूप में गोले का समीकरण आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। तो समीकरण 1 नाम लेते थे। अब हम बात करते हैं, चूंकि दिया है कि गोला 0,0 1,0, उसने काटने का मतलब दिया ही, स्पष्ट दिया है कि भाई एक पर काटता है, बी पर काटता है, सी पर काटता है, तो उसके निर्देशांक यही होंगे। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो गुजरता है। तो इसका समीकरण एग्जाम्पल फर्स्ट से क्या होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट से, तो एग्जाम्पल फर्स्ट से इसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा इसका। ठीक, अब वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एबीसी के केंद्रक का बिंदुपथ। तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या आर नहीं, उसने दिया है कि त्रिज्या के है, तो हम के लिखेंगे। तो के क्या होगी, तो क्या होगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। यू का मान क्या होगा, यहाँ यू का मान होगा a/2 उसका स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर माइनस d का मान 0 है। इम्प्लाइज दैट k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, a की स्क्वायर की
ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 implies that 4k स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समीकरण 3। अब वो बोल रहा है कि इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए, इसके केंद्रक का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए x1, y1, z1, b x2, y2, z2 एंड c x3, y3, z3 होने पर उसके केंद्रक के निर्देशांक इस टाइप के होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। ये याद रखने हैं आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये निर्देशांक होते हैं किसी इन बिंदुओं से जाने वाले। इन यदि त्रिभुज के शीर्ष ये हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक, उसके केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं केंद्रक के निर्देशांक। तो निर्देशांक हो गए। अब मान लेते हैं हम कि माना यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक FGH है, तो FGH इक्वल टू क्या होगा, A का मान A 0 0, B का मान 0 को B 0, C का मान 0 0 C। तो यहाँ रख देते हैं कि A प्लस 0 अपॉन 3। इसी प्रकार 0 प्लस B प्लस 0 अपॉन 3। इसी प्रकार 0 प्लस C अपॉन 3। ये निर्देशांक आ गए। तो यहाँ से FGH इक्वल टू क्या, A/3, B/3, C/3। तो ये निर्देशांक आ गए। अब A/3, B/3, C/3 आ गया, तो हम तुलना कर लेते हैं। तुलना से F इक्वल टू A/3, G इक्वल टू B/3 एंड H इक्वल टू C/3। इम्प्लाई दैट यहाँ से ABC का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ABC का मान रखना है हमें। B इक्वल टू 3G, C इक्वल टू 3H। अब ABC का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं हम, 4k स्क्वायर इक्वल टू 9f स्क्वायर प्लस 9g स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर। इम्प्लाई दैट क्या लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर इक्वल टू 9f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इस प्रकार FGH का बिंदुपथ, FGH केंद्र की, तो केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा फिर, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये किसी हमें ये जो ज्ञात किया वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु के लिए, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका एक बिंदु है, ये फिक्स त्रिभुज है एक, इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लो कोई बदलते रहे, जैसे x1 y1 z1 हो जाए, x2 y2 z2 हो जाए, तो ये भी बदल जाएगा। तो ये समस्त उन त्रिभुजों को, जो समस्त त्रिभुज बन सकते हैं, ऐसे जो समस्त त्रिभुज बन सकते हैं, उन सब त्रिभुजों के केंद्रकों की, उन सभी त्रिभुजों का केंद्रक है, उन सभी त्रिभुजों के केंद्र का बिंदुपथ है। मतलब ये कौन से वक्र का निर्माण कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, त्रिभुज में किस दिशा में चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, जैसे गोले के रूप में चल रहा है या एक रेखा के रूप में चल रहा है, तो वो बिंदुपथ ये है। इससे हम देख सकते हैं कि ये एक गोला है, ये एक गोले के रूप में गति कर रहा है। दिख ही रहा है कि x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, और ये त्रिज्या के रूप में 4/9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक गोला है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या होने वाला है हमारे पास, तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो फोर्थ एग्जाम्पल, ए प्लेन passes through a fixed point ABC and cut axes in ABC so that the locus of the center of the sphere OABC is, एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। उसने दिया है कि ये त्रिभुज बनाएंगे हम। सबसे पहले यही काम करना है हमें, डायग्राम से अच्छा समझ में आता है, क्योंकि बस थोड़ा डायग्राम बनाने में मुश्किल होगी हमें, क्योंकि ये त्रिभुज है, तो y z ये 0। अब वो बोल रहा है कि कोई समतल है, तो हम समतल बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये समतल है, ये समतल हो गया।
वो बोल रहा है कि ये समतल किसी बिंदु किससे गुजरता है, ए कोमा बी कोमा सी से जाता है। अब वो बोल रहा है यह निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो एबीसी पर काटता है तो हम यहाँ से, चूंकि उसने एबीसी तो कोई बिंदु दे दिया, तो हम कोई दूसरा पॉइंट मान लेते हैं अल्फा 0,0, इस बी को नाम देते हैं 0,β,0 और इसको नाम दे देते हैं सी 0,0, गामा। तो ये हो गया, इनसे इनको काटता है। सीधे कीजिए कि गोले ओ ए बी सी, तो उसने ओ दिया है, मतलब उसने मूल बिंदु दिया है। यहाँ जब भी वो कोई वो दे दे, वो चाहे लिखे या न लिखे कि ये मूल बिंदु है या नहीं है, बस अगर वो मूल बिंदु नहीं होगा तो वो देगा, पर अगर उसने वो लिख दिया और कुछ नहीं दिया तो समझ लीजिए कि वो मूल बिंदु ही है, तो वो दे रखा है उसने। तो अब हमें क्या करना है कि गोले ओ ए बी सी के केंद्र, इसका जो ये जो इससे जो गोला निर्मित होगा, तो गोला, ये गोला बनेगा, इससे ये गोला निर्मित होगा, तो इस गोले का केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करना है हमें। तो हम देखते हैं कि माना समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण, तो समतल का समीकरण क्या होगा, इससे अंतखंड रूप में समतल का समीकरण, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड अल्फा, वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड बीटा, जेड अक्ष पर काटा गया अंतखंड गामा इक्वल टू 1। तो ये समीकरण आ गया, किसका आ गया, समतल का समीकरण आ गया, जो उसने दिया है उस हिसाब से समतल का समीकरण ये होगा। चूंकि दिया है कि समतल एक बिंदु 0 नहीं ए कोमा बी कोमा सी से गुजरता है या जाता है, तो वह इसे संतुष्ट करेगा, तो हम यहाँ इसमें ये मान रख देंगे b/β प्लस c/गामा इक्वल टू 1। तो समीकरण 2 आ गई। तो ये समीकरण 2 आ गई। अब हम ये समीकरण आ गई। अब हमें चूंकि ये बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पहले गोले का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो गोले का समीकरण क्या होगा, उसने दे रखा है कि एक तो O 0,0,0 से, A अल्फा 0,0 से, B 0,β,0 से और C 0,0, गामा से गुजरने वाले गोले का समीकरण। यहाँ ABC की जगह जहाँ यहाँ स्मॉल ABC था, वहाँ केवल अल्फा बीटा गामा है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² माइनस अल्फा x माइनस बीटा y माइनस गामा z इक्वल टू 0। ये समीकरण लिख सकते हैं हम। तो इसका केंद्र क्या होगा, माना गोले 3 का केंद्र, माना गोले 3 का केंद्र FGH हो तो FGH को क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण से FGH को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, केंद्र क्या होता है, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है। तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू का मान क्या होगा यहाँ, तो यहाँ केंद्र आएगा A/2 B/2 C/2 ए आएगा। तुलना करके देख सकते हैं आप मानक समीकरण से FGH, तो तुलना कर लेना, u इक्वल टू आ जाएगा -a/2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार v इक्वल टू -b/2 c इक्वल टू -c/2, तो माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, तो ये केंद्र हो जाएगा। तुलना करके देखते हैं हम, तुलना से f इक्वल टू a/2 c इक्वल टू b/2 और h इक्वल टू c/2। अप्लाई दैट a इक्वल टू 2f, b इक्वल टू 2g और c इक्वल टू 2h। तो ये ABC के मान समीकरण 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 में ABC का मान रखेंगे, तो जैसे ABC का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2f अपॉन अल्फा प्लस 2g अपॉन बीटा प्लस 2 ये और सॉरी यहाँ तो अल्फा बीटा गामा आएगा ना, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा आएगा, तो यहाँ भी अल्फा बीटा गामा आएगा, यहाँ भी अल्फा बीटा गामा आएगा, तो यहाँ भी अल्फा बीटा गामा। तो इसमें भी किसके मान रखेंगे हम, अल्फा बीटा गामा की। तो जैसा वो बोलता जा रहा है वैसा हमें करता जाना है। तो यह b/2g प्लस c/2h इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेके उस साइड भेज देंगे एक की तरफ, तो वहाँ ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो कोई एक कॉमन पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट के लिए है, FGH कोई फिक्स पॉइंट है इस गोले के लिए, फिक्स गोले के लिए। अब हमें इस प्रकार के कई गोले हो सकते हैं, उनके लिए निकालना है। तो उनके निकालने के लिए हम लिखेंगे बिंदु FGH का बिंदुपथ। तो FGH का बिंदुपथ लिखेंगे,
तो एफ जी एच का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 2। ये हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। तो हमें क्वेश्चन में दी गई प्रत्येक चीज काम लेनी है, तो प्रत्येक चीज उसने त्रिज्या दे रखी थी, त्रिज्या क्या, उसने केंद्र दे रखा था तो केंद्र ले लिया, समतल दे रखा था एबीसी दे रखा था उसने, तो ये सब काम में लेंगे तब निकलेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने त्रिज्या दे रखी थी तो त्रिज्या काम में लिया, उसमें केंद्र का कोई मतलब नहीं था तो केंद्र काम में नहीं लिया, तो वो देगा, वो इतनी चीजें दे देता है पर्याप्त जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमें अगला क्वेश्चन बताता है कि अचर त्रिज्या r का एक गोला, ए स्फीयर ऑफ ए कांस्टेंट रेडियस r, इसमें भी त्रिज्या दे रखी है r, तो ये भी कहीं ना कहीं काम आएगी। थ्रू द ओरिजिन ऑन o, थ्रू द ओरिजिन o एंड कट्स द एक्सेस इन abc, एक अचर त्रिज्या r का गोला है जो ओरिजिन o से गुजरता है एंड कट द एक्सेस इन abc, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम o टू द प्लेन abc इज गिवन बाय, जो उसने अब यहाँ हिंदी में पढ़ते हैं। अचर त्रिज्या r का एक गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, अचर त्रिज्या r का जो एक गोला है वो मूल बिंदु O से गुजरता है और निर्देश अक्षों को क्रमशः ABC पर काटता है, निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है। उसने दिया है कि ये त्रिभुज में X, Y और Z, उसने कहा है कि अचर त्रिज्या r का एक गोला है, जैसे हम एक गोला बना लेते हैं, ये गोला है, यहाँ इसका केंद्र मान लेते हैं, ये त्रिज्या दे रखी है उसने। अचर त्रिज्या r का एक गोला है जो कहाँ से गुजरता है, जो एबीसी को काटता है, मूल बिंदु O से गुजरता है और ओबीसी को एबीसी पर काटता है, अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो ए बी सी, तो इनके निर्देशांक आसानी से लिख सकते हैं, a, 0, g, b 0, b, 0, c 0, 0, c, ये निर्देशांक हो जाएंगे एबीसी के। सिद्ध कीजिए कि O से समतल एबीसी पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ, O से, कहां से, O से समतल, कौन सा नहीं, O से समतल, हाँ समतल, ये समतल दे रखा है उसने, ये समतल है, तो O से, अब वो 3D में दिखाई नहीं दे रहा हमें, जैसे कि हम एक त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज बनाने के लिए हम ये देखते हैं, ये लिया हमने, ये तीन अक्षें हो गई, इस पे ये गोला मान लेते हैं कि भाई ये गोला है। अब वो बोल रहा है कि इसके केंद्र, इसका गोले का केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ से इस समतल पर, जो यहाँ और यहाँ से जो निर्मित ये समतल है, इस गोले के केंद्र पर इस समतल से यहाँ जो केंद्र है उससे लंब डाल रहे हैं, मतलब ये कोई लंब है, ये समतल है, इससे यहाँ कोई गोले का केंद्र है, इससे लंब डाल रहे हैं, तो इस लंब के पाद के, मतलब जो यहाँ कोई बिंदु है, इस समतल पे यहाँ कोई बिंदु है, उसका बिंदुपथ हमें निकालना है। तो उसका बिंदुपथ क्या होगा, तो उसका बिंदुपथ हम देखते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम गोले का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो गोले का समीकरण चूंकि हम जानते हैं, कहाँ से जानते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट से हम जानते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट से हम जानते हैं कि 0, 0, 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, c से गुजरने वाले गोले का समीकरण, यहाँ मेन उद्देश्य आपका समझना है, लिखना खुद के हिसाब से, तो यहाँ आपको मेन उद्देश्य समझना है तो समझ लीजिए, बस करना अपने हिसाब से, लैंग्वेज अपने हिसाब से जमानी। तो ये इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0, ये समीकरण आ गई। अब इसकी त्रिज्या दे रखी है उसने कि r अचर त्रिज्या का गोला है, तो अचर त्रिज्या का जब गोला है तो त्रिज्या लिखे अब इसकी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या r² इक्वल टू हो जाएगी u² इक्वल टू a² प्लस b²/4, क्योंकि वहाँ पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं कि इसका एबीसी का मान क्या होगा। वी जो भी त्रिज्या होती है इसकी u² + v² + w² माइनस d का रूट, तो ये त्रिज्या होती है इसकी। तो वह तुलना करके हम मानक समीकरण से पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि भाई ये मान आएंगे उसके, और ये स्क्वायर करने पर ये प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम 4r² इक्वल टू लिख सकते हैं a² + b² + c², तो ये समीकरण 2 हमारे पास आ गए। अब उसने दिया है कि सिद्ध कीजिए कि O से समतल ABC पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदुपथ, O से समतल ABC, चूंकि समतल ABC का समीकरण तो हम जानते हैं कि यदि कोई समतल x अक्ष पर A, y अक्ष पर B तथा z अक्ष पर C अंतःखंड काटे तो उसका समीकरण होता है x/a
प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर ए का, वाई अक्ष पर बी अंतखंड तथा जेड अक्ष पर सी अंतखंड काटे तो उसका समीकरण एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 होता है। यह हम जानते हैं। अब हम एक चीज और जानते हैं कि किसी बिंदु x1, y1, z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 पर डाली गई लंब रेखा का समीकरण वो समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। तो ये ऐसा होता है। तो यही हमें सेम इस क्वेश्चन में करना है। यहाँ ABC की जगह तो क्या होंगे 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c और d की जगह -1। d की जगह इसको इस साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा। और x1 y1 z1 की जगह वो बोल रहा है कि मूल बिंदु O से समतल ABC पर डाले गए लंब की लंबाई। तो O से डाल रहे हैं 0,0 से, तो x1 y1 की जगह 0,0 हो गए और समतल 3 से 0,0 एंड समतल 3 से, तो समतल 3 से लंब रेखा का समीकरण तो लंब रेखा का समीकरण क्या आएगा हमारे पास? तो लंब रेखा का समीकरण आएगा x माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन a बराबर y माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन b बराबर z माइनस 0 अपॉन 1 अपॉन c। यहाँ से लिख सकते हैं अपॉन ax बराबर by बराबर cz इक्वल टू लेमडा। हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं इनको। ये जब तीनों आपस में बराबर हैं तो किसी संख्या के बराबर भी होंगी, तो हम उसे लेमडा मान लेते हैं। तो लेमडा मानने से यहाँ से हम जैसे a का मान निकालें तो a का मान क्या आएगा? यहाँ से लेमडा अपॉन x। b का मान निकाले तो b का मान क्या आएगा? लेमडा अपॉन y। c का मान निकाले तो c का मान लेमडा अपॉन z। वही सेम प्रोसेस है, इसमें मान रखना है अब हमें abc का। तो जब abc का मान समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब यहाँ मान रखेंगे तो 4r², इसमें समीकरण 2 में 4r², तो a का मान लेमडा अपॉन x, तो लेमडा स्क्वायर अपॉन x²। इसी प्रकार लेमडा स्क्वायर अपॉन y² प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन z²। ये मानोगे। अब यहाँ से हम लेमडा कॉमन ले लेते हैं, 4r² लेमडा स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z का स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया। अब चूंकि हमारे पास लेमडा का मान रखेंगे तो लेमडा कहाँ से प्राप्त करें? तो जब यहाँ से a, b और c के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें लेमडा प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं हम समीकरण 3 से। समीकरण 3 में a, b एंड c के मान रखने पर तो x अपॉन लेमडा अपॉन x प्लस y अपॉन लेमडा अपॉन y प्लस z अपॉन लेमडा अपॉन z इक्वल टू 1। इम्प्लाई दैट क्या लिख सकते हैं हम? x² अपॉन लेमडा प्लस y² अपॉन लेमडा प्लस z² अपॉन लेमडा इक्वल टू 1। इसको ऊपर ले गए सबको, तो ये हो गया। लेमडा को कॉमन लेके उस साइड भेज देते तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। जब लेमडा का मान यहाँ रखेंगे तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 और 5 से क्या आएगा हमारे पास? तो समीकरण 4 और 5 से आएगा 4r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। लेमडा का मान ये और उसका स्क्वायर। फिर इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है x की पावर -2, y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। यही अभिष्ट बिंदु को थे जो कि हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ से ये हमें सिद्ध करना था, तो हम इसे प्राप्त कर लिया है हमने। तो यही सिद्ध करना था हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। प्रत्येक चीज इसमें भी काम में लिया हमने। जैसे उसने समतल दे रखा था तो समतल, उसने त्रिज्या की कहा तो त्रिज्या भी काम में लिया हमने। उसने जैसे कि और तो क्या, उसने लंब रेखा कहा, भाई लंब डाल रखा है तो लंब रेखा का समीकरण लिख लिया। उससे हमने एबीसी के मान निकाले। एबीसी के मान पहले समीकरण 2 में रखिए, फिर समीकरण 3 में रखिए। इस प्रकार हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास बिंदु 1,0,0, 0,1,0 और 0,1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। तो उसने दे रखा है कि ये कोई त्रिभुज है XYZ, ये कोई गोला है
जिसके निर्देशांक दे रखे हैं उसने 0 1 कोमा 0 कोमा 0 0 कोमा 1 कोमा 0 0 कोमा 0 कोमा 1। अब उसने मूल बिंदु की नहीं कहा तो हम वो समीकरण यूज नहीं लेंगे इसमें जो हम अभी तक लेते आए हैं, क्योंकि इसने केवल 3 ही बिंदु दिए हैं और एक कहा है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है। अब न्यूनतम त्रिज्या का गोला ज्ञात करना है तो हम देखिए कैसे करेंगे हम इसे। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले तो हम देखते हैं कि व्यापक रूप में गोले का समीकरण, व्यापक रूप में गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। तो व्यापक रूप में गोले का समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप में गोले का समीकरण हो गया। समीकरण एक नाम दे देंगे, चूंकि यह बिंदुओं 0 1 कोमा 0 कोमा 0 0 कोमा 1 कोमा 0 और 0 कोमा 0 कोमा 1 से गुजरता है, उसने दे रखा है, ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्रमशः ये बिंदु रख देंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2u इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट 2u इक्वल टू माइनस 1 प्लस d, माइनस आ जाएगा 1 प्लस d, तो u इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 प्लस d अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार चूंकि हमें यहाँ से और चीज निकालनी है इसलिए हमने u लिखा है, क्योंकि यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या न्यूनतम लाने के लिए हम उसका अवकलन करेंगे, उच्चिष्ट निम्निष्ट का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसलिए त्रिज्या में u काम आता है, इसलिए हमने u निकाला। इसी प्रकार v इक्वल टू भी हम दूसरा बिंदु रख के निकाल सकते हैं। तो u इक्वल टू भी यही आएगा, देख लेना आप, तथा w इक्वल टू भी 1 प्लस d इक्वल टू 2 आएगा। कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही आएगा। अब हम चूंकि गोले की त्रिज्या, तो व्यापक समीकरण में गोले की त्रिज्या r इक्वल टू क्या होती है, तो r इक्वल टू होती है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो यहाँ भी देखेंगे हम वर्ग करके, पहले तो ये कर दिया और अब यहाँ से मान रखेंगे हम। तो नेगेटिव में है तो यहाँ तो स्क्वायर है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर 4 1 प्लस d का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस d। सॉल्यूशन करते हैं तो 4r स्क्वायर प्लस लिया और ये इधर भेज दिया। यहाँ 3 1 प्लस, नहीं तो इसको इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए, या फिर इधर भी भेज सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इक्वेशन। तो 3 1 प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस d आएगा। तो यहाँ से हम r स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 3/4 1 प्लस d का होल स्क्वायर या 3/4 टोटली लस लेते हैं यहाँ, माइनस 4d इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 1 प्लस d का होल स्क्वायर माइनस d 4d माइनस 4d अपॉन 4। इसको मान लेते हैं हम fd, क्योंकि ये d का फंक्शन है तो हमें इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो d का फंक्शन है तो हमें इस प्रकार लिख दिया। अब हम देखते हैं, इस प्रकार लिख दिया तो इसका, चूंकि हम उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए क्या करते थे, उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए हम f डैश d निकाल देते, फिर उसे 0 के बराबर रखते थे। उसको 0 के बराबर रखने पर हमारे पास क्रांतिक बिंदु आते थे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आते थे, उस पर हम f डबल डैश d का मान देखते थे। f डबल डैश d का मान यदि ग्रेटर देन 0 आता था उसे निम्निष्ट कहते थे, और यदि लेस देन 0 आता था f डबल डैश का मान तो उसे हम उच्चिष्ट कहते थे। तो हम इसी प्रकार देखेंगे। तो f डैश ऑफ d निकालेंगे हम पहले। तो f डैश ऑफ d क्या आएगा, तो 1/4 तो आगे आ जाएगा। और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें प्राप्त होगा ये 3, इसका 1 प्लस d और इनटू में 0 प्लस 1। अब यहाँ ये थोड़े पोस्टर ज़्यादा हो गए तो हम देखते हैं। इसका डेरिवेटिव तो 1/4 तो आगे आ गया, ठीक। 3 उसके बाद हम 1 प्लस डी का स्क्वायर का करेंगे तो 2 1 प्लस डी, अब 1 प्लस डी का करेंगे तो उसका 0 प्लस 1, अब माइनस 4d, तो 4d का करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1। तो ये मान हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। ये खत्म। 1/4 6 1 प्लस डी
माइनस ये 4, तो इसको सोल्व करेंगे हम तो 1/4 6 प्लस डी 6d माइनस 4 इम्प्लाई दैट 1/4 6d प्लस 2 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम एफ डबल डैश डी भी पहले निकाल लेते हैं। एफ ऑफ डी इसका मान 6 इंटू 1 प्लस 0, तो यहाँ पे आएगा 3/2, तो 3/2 एफ डबल डैश डी इक्वल टू 0 ये आ गया। अब हम देखते हैं कि एफ ये आ गया मान। अब एफ डबल डैश इक्वल टू ये आ गया। अब हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु के लिए जिन पर परिवर्तन हो रहा है, अधिकतम न्यूनतम जो भी देखना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट, वह परिवर्तन बिंदु कौन कौन से, तो एफ डबल डैश डी इक्वल टू 0 करके वो बिंदु निकालते हैं। तो 1/4 6d प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 0, तो 6d प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट d इक्वल टू क्या आएगा -1/3, तो d इक्वल टू -1/3 आ गया। अब कुछ नहीं करना। अब हमें यहाँ से हम d इक्वल टू -1/3 आ गया ना। अब d का मान 2u v और w में रखने पर, तो u v w में रखेंगे तो u इक्वल टू क्या था, u इक्वल टू था -1/d 1 प्लस d अपॉन 2, तो इसका मान रखेंगे तो 1/3 अपॉन 2, तो ये आ गया। यहाँ से माइनस अपनी जगह 2/3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा 1/3, वो भी माइनस का। इसी प्रकार जब u का निकालेंगे तो वहाँ भी सेम राशि है, तो वहाँ भी 1/3 आएगा माइनस का, और w का निकालेंगे तब भी -1/3 आएगा। तो सेम मान प्राप्त होंगे, तो हम अब ठीक है ये प्राप्त हो गए हमारे पास u d क्या है, तो u v d एंड w का मान समीकरण, कौन सी समीकरण दी थी हमने उसे, तो कौन सी समीकरण डाली थी हमने, यहाँ से देखते हैं। तो समीकरण कहाँ रखना है, 1 में, तो समीकरण u v w के मान समीकरण 1 में रखने पर व्यापक समीकरण जो थी, तो x² प्लस y² प्लस z², तो प्लस u, इसका मान u का मान 2, तो 2 की जगह, चूंकि u का मान निकाला है अभी, तो हमने 2u का नहीं निकाला, तो u का मान रख दिया हमने यहाँ x, फिर वापस 2, फिर -1/3 यहाँ y प्लस 2 वही -1/3 z, वही d का मान भी -1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से व्यापक समीकरण हमारे पास x² y² प्लस z² -2/3x -2/3y -2/3 z -1/3 0, ठीक है। तो 3x² प्लस y² प्लस z² 3 से गुणा कर दिया हमने, तो -2x -2y -2z -1 इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही अभिष्ट समीकरण है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।